मित्रों नमस्कार। आजकल एक आप लोगों ने सुना होगा ऑनरेबल जो कानून मंत्री हैं आदरणीय श्री रिजिजू जी, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ सवाल उठाए हैं और वो कह रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस विषय पर साथ ही साथ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नियुक्त किए जाने का मामला है, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। मैं बड़ा परेशान होता हूं जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका पर उंगली उठाता है और न्यायपालिका के पास ऐसा कोई फोरम नहीं जो कि अपनी बात किसी के सामने रख सके। सिर्फ फोरम एक बचता है कि वे अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बारहा इस बात को बताया है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जो यह विषय है, लोगों को लगेगा कि मनोज भाई ने आज क्या विषय उठा लिया है, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा उस तरह का। लेकिन आज क्या यह एक बर्निंग टॉपिक है और हमारे देश में जहाँ पे लोगों की संख्या पढ़े लिखों की भी कम है, उसमें से ला जानना बड़ा कठिन है। विधि समझ में आए पढ़ करके, यह भी बड़ा कठिन काम होता है। मैं अभी कल परसों में एक देख रहा था, यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था मैं। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का लड़का ही सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, किसी जज का लड़का ही जज होगा। कह रहे थे कि जो जजमेंट होता है बड़ा लेंदी जजमेंट, बड़े बड़े जजमेंट होते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साहब प्रशांत भूषण के मामले में उन्होंने गुरुग्रह सजा कर दिया। जो इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति कानून की समझ रखता है। पहले उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध या किसी जज के विरुद्ध कहते समय कुछ तो विचार कर लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे कहते हैं कि साहब जजमेंट बहुत आप लंबा कर देते हैं लोग, या करते जजमेंट के लिए, पारित करने के लिए कानून है जनाब कि आप कैसे जजमेंट लिखेंगे, आपके जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे आए कोई एक फांसी किसी को दे दीजिए, आए आप, मैंने सुना आपको फांसी दी जाती है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको लगती है कि साहब ये तो बड़ी स्वतंत्र है और ये लोग बड़े ऑटोनॉमस हैं, जो चाहते हैं अपना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका का सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। न्यायपालिका ओपन कोर्ट में काम करती है। वे अपने ऊपर एक प्रक्रियात्मक नियंत्रण रखते हैं जिससे कि वे बाध्य हैं और वे मनमानी नहीं कर सकते। उनके ऊपर चेक स्वयं उनका अपनी प्रक्रिया है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जानते होंगे तो जानते होंगे कि प्रोसीजरल जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है। तो जजेस के ऊपर प्रोसीजरल कंट्रोल है। ये आपको लगता है कि जजेस नियुक्त कर रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग द लॉ। जहां तक जजमेंट की बात है, उसमें है कि जजमेंट में पहले क्या मैटर है उसको लिखा जाए, उसके क्या जो विवादित बिंदु है उस पर दिया जाए, उस पर क्या एविडेंसेज आई हैं वो देखा जाए, उनकी ग्राह्यता देखी जाए और उसकी विश्वसनीयता देखी जाए और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, फिर एक आदेश पारित होता है। तो अगर इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाए तो आप तो कहोगे साहब एक और एनार्की फैल गई जुडिशरी में, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते कर देते हैं। उन्होंने बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं तो क्यों पहुंच रहा हूं, और ऐसा बताने में लंबी प्रक्रिया हो जाना जरूर ये आवश्यक भी है। अगर नहीं किया जाता है तो जज अपने आप को कैसे बताएगा, क्योंकि आप उसको बोलने का कोई फोरम नहीं है। और अगर वो जजमेंट के माध्यम से भी अपनी बात बता करके नहीं रखेंगे तब तो उसके ऊपर आप और उंगलियां उठाएंगे। तो ये प्रक्रिया, और ऐसा सीआरपीसी सीपीसी सब जगह प्रोविजन दिया गया है कैसे जजमेंट पारित किया जाएगा। जहां तक किसी जज के बेटे का जज होना है, यह कमेंट भी अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि कोई जज का बेटा गन पॉइंट पे जाकर के तो जज बन नहीं जाता। हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जज की नियुक्ति कैसे होगी।
और उस जज के नियुक्ति के संदर्भ में वैसा किया जाता है। कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वह यह कानून बना ले कि जज का बेटा जज ही होगा। ये कोई जजेज ने थोड़ी कानून बनाया है, ये कानून आप लोगों ने, भारत के वी पीपुल ऑफ द इंडिया यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसमें 124 में प्रोविजन दिया गया है पर्टिकुलरली फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट कि जज कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई उसकी मान्यता पूरी करता है और वो जज नियुक्त होता तो मातृशा आधार पर उसको विरोध करना, चाहे वो किसी चीफ जस्टिस का बेटा था, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। अगर आपको लगता है कि जज का बेटा जज नहीं होना चाहिए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लीजिए। देखिए अमेंडमेंट करने के आपके पास क्या अधिकार हैं, और अमेंडमेंट करने का एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेचर के पास पूरा अधिकार है। पूरा सम्मान करते हुए लोगों की बातों का मैं यहाँ एक विधि प्रावधानों की चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी हम कहते हैं कि साहब ये हो जाता, हाँ एक बात और उन्होंने बड़ा ही अच्छा नहीं कहा, और कोई जज उसको कैसे फोरम पे कहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे प्रशांत भूषण के मामले में 1 रुपये सजा कर दिया गया, ये एक टोकन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को सजा कर रही है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के बातों में कैसा करेगा। एक प्रशांत भूषण जो कि एक सीनियर काउंसिल है, उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्या चाहते हैं कि उनको इस तरह की सजा कर करके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बंद करा दी जाए। कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं, और वह जज जो वहीं पे ये निर्णय का काम करता है, किसी के ऊपर अगर अधिकार है, किसी के पास पावर है, शक्ति है, तो उस पर शंका करना ये तो नेचुरली कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बोनाफाइड आधार होना चाहिए। मैं इस पर विवाद में न पड़ते हुए और इस पर बहुत चर्चा न करते हुए, मैं लॉ क्या है, कोलिजियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में विशेषकर जजेज और चीफ जस्टिस की बल्कि मैं आज बात करना चाहूंगा नियुक्ति पर, कि क्या प्रोसेस है, ये आप थोड़ा सा समझें। वो आज के युग में बहुत जरूरी है, बल्कि आज इस समय जो ज्वलंत समस्या इस पर है। मैंने थोड़ी ये बात कही इस कारण जिससे इस भूमिका को जाना जा सके, और अब आप जानिए कि ये विषय कितना रोचक है। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारतीय संविधान ने मान्यता देकर स्थापित किया है। और हमारे यहां संविधान क्या है, कहा संविधान वह सुप्रीम कानून है जो जितने भी फंक्शनरी हैं स्टेट की, उन सबको ताकत प्रदान करता है। सबका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा वो सबको बताता है, चाहे इसमें लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। यह कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक आधार देता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कैसे कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वह जिस संविधान के तहत उसका निर्माण हुआ है उसका संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे में कह देना कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है, नहीं करता है, जब चाहे कर ले, ऐसा कहना गलत है। और कोई ये कहे कि साहब वो मामला ले लेते हैं, बाद में देखते नहीं कि मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। आप ये जान लीजिए कि न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो मामले को लेकर सुनती कि इसके सुनवाई का अधिकार भी है कि नहीं, इस पर भी निर्णय होता है। तो ऐसे में कोई मामला लेकर के जब उसको लेंगे तब तो यह निर्धारित किया जाएगा कि यह मामला सुने जाने योग्य है या सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय रखती है या नहीं, और इसके लिए भी प्रोसेस दिया है। ऐसे में इस तरह का कोई कमेंट करना उचित नहीं है। मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका दायित्व कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, और संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सभी व्यक्तियों को, उस फंडामेंटल राइट का भी संरक्षक है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी व्यक्ति को जो अधिकार मिला है उसके लिए नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कितने जजमेंट दिए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। एशियाड में जो कर्मचारी थे उनके संबंध में दिया। ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण अय्यर, ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती, ऑनरेबल जस्टिस, there are so many judges, ऑनरेबल जस्टिस जो ऑनरेबल इस समय जो चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं उनके पिता, कितने अच्छे अच्छे जजमेंट दे रखे। उन्होंने समाज को दिग्दर्शन किया है।
तो ऐसे में इस न्यायपालिका की भूमिका को ऐसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक मैं कह रहा था प्रावधान की बात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ नियुक्त हुई है, इसके पहले हमारे यहाँ जान लीजिए पहले क्या था कि यहाँ एक फेडरल कोर्ट होती थी। फेडरल कोर्ट के लिए पहले जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो ये संवैधानिक ढांचा है या जो इसके पहले भी था वो एक फेडरल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम में दो तरह की सिस्टम होते हैं, एक तो होता है यूनियन, एक होता है स्टेट का, प्रोविंस का। तो जब फेडरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में पारित किया गया था, उसमें फेडरल सिस्टम को लागू किया गया था। और उसी समय फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि प्रोविंस के और यूनियन के दोनों के पावर बटे होते हैं। तो जब पावर बटे हैं तो उनके बीच डिस्प्यूट होगा, तो इसको कौन देखेगा? इस स्टेट को या प्रोविंस को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और यूनियन को अपना दिया गया है। हर एक जगह राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, उनके बीच डिस्प्यूट होगा तो कौन अवधारित करेगा? ये विशेष अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय जिसे पहले फेडरल कोर्ट को दिया गया था 1935 के एक्ट में, वही फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल कोर्ट में जैसे हमारे 124 में आर्टिकल 124 में व्यवस्था दी गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें शुरू में जो 1951 में हमारा संविधान लागू हुआ उस समय था कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट होगी, और उनके रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होगी। ये जो प्रोविजन था, इसके पहले सिमिलर प्रोविजन जो फेडरल, जो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था, उसमें फेडरल कोर्ट के लिए बनाया गया था कि एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके लिए 6 अन्य जजेज होंगे और उनकी भी एज 65 होगी। ये जो जितनी बातें भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष भी इस पर बहुत चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि यह प्रजातंत्र का रक्षक है, यह भारतीय संविधान का रक्षक है, यह व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है, यह व्यक्ति के सब चीजों को संरक्षित करता है जो मैग्ना कार्टा से लेकर के आपके फंडामेंटल राइट्स तक में दिया गया है। इन सबको यह इंप्लीमेंट करने, लागू करने का सुप्रीम कोर्ट करता है। इस नाते आप इसके दायित्व को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाती है, ऐसे ही हमारे यहाँ लॉ के जो सोर्सेस दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आर्टिकल 141 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वे बाध्यकारी असर रखेंगे। उनके आर्बिटर डिक्टा भी ऐसे हैं जो कि बाध्यकारी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस प्रेसिडेंट के माध्यम से कानून बनाता है, उस कानून को पालन करने का भी उतना ही बाध्य है जितना कि लेजिस्लेचर कानून बनाती है। जब तक कि वह निर्णय अधिभावी है, वह दैट हैज टू बी फॉलोड, और ये आर्टिकल 141 इसकी गारंटी करता है। तो ये जो स्थितियां हैं हमारे में, अब जब लागू हुआ है आज, तो जो हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था दी गई है इसमें अब कर दिया गया है संशोधन करके कि चीफ जस्टिस और 30+30 जजेज होंगे। पहले ये जो था जैसे मैंने बताया चीफ जस्टिस +7 था, बाद में इसको 17 कर दिया गया, फिर 25 कर दिया गया, 30 कर दिया गया। ये बीच के जो इसके ईयर्स थे वो इस तरह से इसमें किया गया। सबसे पहले जो था ये 1977 में 17 जजेस की बात की गई थी, 86 में 25 कर दी गई, और 2009 में ये जो अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था ये 124 के अंतर्गत ही हुआ था। इसमें आज 30 की व्यवस्था है। मैं पर्टिकुलरली आता हूं अब आपके चीफ जस्टिस के नियुक्ति पर। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो नियुक्ति की जाती है, मैं आपको बताऊं कि कहा क्या गया है इसमें। आर्टिकल 124 का जो सब आर्टिकल है वो 2, उसमें में प्रावधान दिया गया है कि जजेज की नियुक्ति जो होगी वो चीफ जस्टिस के या अन्य न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनके कंसल्ट पर, सलाह पर, परामर्श पर किया जाएगा। ठीक है। और कहते हैं कि चीफ जस्टिस, एक प्रोविजन में दिया गया है कि चीफ जस्टिस की जब नियुक्ति की जाएगी तो चीफ जस्टिस की राय लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है।
अब ये जो प्रोविजन दिया गया है, क्या इस प्रोविजन को आप अलग पढ़ेंगे? इस प्रोविजन को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर जजेस की नियुक्ति किए जाने के लिए चीफ जस्टिस और अगर अदर जजेस की उस पर आवश्यकता है, तो चीफ जस्टिस के भी नियुक्ति की जा रही है, तो उस पर स्वतंत्र विचार और कह दे कि जिसको चाहे महामहिम जी नियुक्त कर सकते हैं, यह उचित नहीं होगा। क्या किसी राजनेता को चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है? क्या किसी आईएएस पीसीएस को ऐसे कह दें कि नहीं ये साहब जो है ये चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के? उसके लिए उसको एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। और भारतीय संविधान के समक्ष यह बात आई थी, और जब संविधान लागू हुआ तब से जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाने लगी, तो यह चला कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, यह बात एकदम स्थापित थी। और यह अच्छा भी था, क्योंकि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुभव नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे चल पाएगा, कैसे निर्णय हो पाएगा? और जो ये न्यायिक कार्य है, एक ये स्पेशलाइजेशन का काम है, इसको सिर्फ ला पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इस कार्य को करना पड़ेगा। और जैसे सिर्फ पुस्तक पढ़ के आप पुल नहीं बना सकते, इसके लिए अनुभव सीखना पड़ता है, ठीक यही चीज है। ऐसे में जो जजेज रहे हैं उनके यहाँ यह चल रहा था, उनके लड़के पढ़ के योग्यता रख करके चीफ जस्टिस या जस्टिस होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वर्क ही है कि जो इसका स्पेशल नॉलेज रखेगा वही होगा, और स्पेशल नॉलेज रखने का उनके पास अवसर था। और अगर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस का लड़का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान बताइए। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अनिवार्यता है, अगर उसको कोई फुलफिल कर रहा है, तो इस आधार पर ये कह देना, वो भी आज जब कोई चीफ जस्टिस का उसका नाम आ रहा हो, कह दे साहब की चीफ जस्टिस का लड़का चीफ जस्टिस हो रहा, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और जहां तक प्रावधान की बात थी, आपको मैंने बताया कि जब से संविधान लागू हुआ तब से लगातार ये बात लगभग आप समझ लीजिए कि ये 1973 तक 1973 तक ये बात लागू रही कि साहब जब कभी भी ये जब नियुक्ति होगी तो सीनियरिटी के आधार पर होगी, और ये लागू होता रहा। लेकिन ये 1973 में एक बार ऐसा हुआ कि एक फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो उस समय चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले थे या था, तो जल्दी से आनंद फानन में ऑनरेबल जस्टिस एएन रे साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और 8 घंटे के अंदर में उनको पूरा जो है शपथ ग्रहण करा दिया गया, जज बना दिया गया। और 3 जजेस जो उनसे सीनियर थे, एक सैलेट साहब थे, हेगड़े साहब थे, और 3 लोग थे, ग्रोवर लॉर्डशिप थे, उसमें 3 लोगों को सुपरसीड कर दिया गया जो कि सीनियर थे। तो जैसे वो शपथ ग्रहण लिए, आप 3 ऑनरेबल जजेस ने इस्तीफा दे दिया। ये मैटर बहुत एजिटेट हुआ। एजिटेट होने के बाद जो इस पर है क्या, लाभ से संबंधित बार अपने आप हो जाती है, क्योंकि दे आर आल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल सिस्टम। उन लोगों ने कहा साहब ये अन्याय कैसे हो रहा है। इस मैटर पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उस चर्चा में 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण थे, और जो आजकल जितने उठ रहे हैं, ये 3 बिंदु हमको लगता है सब कवर कर लेते हैं। उसमें पहली बात यही कही गई थी कि साहब 124 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो सलाह ले, चाहे ना ले तो न ले, और जिसको चाहे वो नियुक्त कर सकते हैं। निसंदेह राष्ट्रपति का अधिकार अपने आप में सर्वांगीण अधिकार है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति है। लेकिन क्या राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, उनको अपने अधिकार का प्रयोग करने का क्या सिस्टम है? जब कभी भी राष्ट्रपति तो इमरजेंसी भी लागू करते हैं, लेकिन उनको कैबिनेट से उसकी लेनी पड़ती है। ठीक इसी तरीके से अगर जुडिशरी में कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को ये कैसे बहुत ज्यादा पता हो सकता कि कौन सा व्यक्ति चीफ जस्टिस लायक होगा,
उसके लिए कोई इसका जानकार बताएगा, वो सेटअप है। इसी कारण इसमें जो व्यवस्था की गई थी कि राय चीफ जस्टिस और अन्य जजेस की ली जाएगी, इवन हाई कोर्ट के जजेस की भी राय लेने की बात कही गई थी, ये बात एकदम उचित था। और जब कभी भी आप सुपरसीड करके किसी अन्य को नियुक्त करेंगे तो डिजास्टर क्रिएट होगा। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट है वो अयोग्य है? क्या आपको लगता हाँ कोई निर्योग्यता हो, कोई ऐसा सिद्ध कदाचार हो, कोई ऐसी बात हो जो एडवर्स हो, आप चीफ जस्टिस न बनाए? लेकिन अगर वो सब कुछ सामान्य है और उन्होंने अपना काम एक बड़े सम्मान पूर्वक किया है, तो उनको अगर चीफ जस्टिस की सीनियर मोस्ट पर्सन, तो उस पर प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। और जब ये 3 बात जो उठाई गई थी 124 की, फिर कहा साहब ये तो जनता का जो मैंडेट है और ये करते हैं। साहब जो ये सोशल फिलॉसफी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू नहीं होती। अगर हम इस तरह करने लगे तो मैंडेट, लोगों के डिफरेंट मैंडेट में विभेद है, वो आकर के सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इस कारण न्यायपालिका को सुप्रीम बना करके उनको एक प्रोसेस दिया गया है कि चेक एंड बैलेंस का, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहें। तो आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़ा लंबा विषय है, मैं थोड़ा सा बहुत चीजें छोड़ दे रहा हूं। मैं आता हूं मुख्य रूप से कि साहब जो एक कंसल्टेशन है, क्या कंसल्टेशन कैसा होगा, कंसल्टेशन के लिए क्या स्थितियां हैं, इस सर्वप्रथम जो मैं इस पे बात कहना चाहूंगा, जो अभी मैंने कहा था 1973 में जो इस तरह की खुराफात हुई थी, और उस खुराफात का परिणाम क्या हुआ थोड़ा वो सुन ले, क्योंकि मैंने बहुत चीजें छोड़ दी समय बचाने के लिए। वो बात ये हुई कि 1977 में फिर चुनाव हुआ और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 1977 में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में। फिर उस सीनियरिटी का प्रिंसिपल लागू रहा और अब तक लागू चला आ रहा। इस समय जो ला की स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि जो एक केस था, बड़ा बहुत जबरदस्त केस था वो, ये हमको लग रहा है ये 82 में रिपोर्ट हुआ था AIR में। उस केस का जो नाम था SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये AIR 1982 में शायद रिपोर्ट हुआ है, जजमेंट शायद 81 का था, फिर 82 में रिपोर्ट हुआ है। तो मित्रों, इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही थी फाइनली कि जो ये कंसल्टेशन की बात कही, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि पूरे प्रोविजन को एक साथ में रख के देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मार्क करते हुए कहा कि जो ये राय लेने की बात कहेगी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में भी, ये राय जो है अन्य जजेस से या हाई कोर्ट के जजेस से ली जा सकती है। लेकिन इस जजमेंट को भी जो है 1993 में ओवररूल कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1993 में बड़ा झांसी जजमेंट किया है। करीब 182 पेज का जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एकदम सारे पहलुओं का विचार करके उसमें यह आदेश पारित किया कि साहब जब कभी भी आप चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे तो आप वरिष्ठता के आधार पर करेंगे। और वो जो राय लेने वाली बात कही गई थी उसको वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। ये 9 जजेस बैठे थे और उसके पहले वाले जो वो था उसमें 7 जजेस थे। तो अब आप जानना चाहिए, अगर 9 जजेस की बेंच ये कह रही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नियुक्ति में वरिष्ठता देखी जाएगी, तो ये जजमेंट एकदम लॉ का स्वरूप है। और यह जो लॉ प्रेसिडेंट है उसमें जो 9 जजेस का जो निर्णय है वो उसी तरह बाध्यकारी है जैसे कानून। ऐसी स्थिति में जो संविधान का जो ये संवैधानिक निर्णय है कॉन्स्टिट्यूशनल पर, इसको मानने के लिए ये जो है स्टेट के फंक्शनरी भी बाध्य हैं, उनको मानना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं तो माने और मानना चाहिए। तो मेरी बात भी बहुत लंबी होगी, इसमें बहुत से केसेस हैं, मैं सब डिस्कस करने लगूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं निष्कर्ष के रूप में बड़ा ही इसका एक लाइन में कह दूं कि बहुत छोटी सी बात है, 1-2 लाइन का जो
कंक्लूजन निकलेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजेज की नियुक्ति की जा रही है तो चीफ जस्टिस की बात और अन्य जजेज की बात मानने को बाध्य हैं। अब ये स्थिति है, वही व्यक्ति चीफ जस्टिस वहां पर नियुक्त होगा जो जिसका रिकमेंडेशन करे। और एक जो हमने पहले जजमेंट बताया था जो एसपी हुआ था, उसमें एक बात कही गई थी जुडिशियल कमीशन की एक बनाया जाए। और ये जो हमारे यहाँ अक्सर बात चलती है कोलिजियम सिस्टम की, ये उसी जजमेंट के तहत जो है ये कोलिजियम बनाया गया था। और कोलिजियम के संदर्भ में जो हम जो बातें हैं वो बड़ा ही एक आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये कोलिजियम की भी पहले जो था कि साहब एक चीफ जस्टिस और 2 जजेज होंगे, फिर बाद में कह दिया नहीं साहब 3 जजेज हो। अब तो कोलिजियम में जो उन्होंने बना लिया है कि 5 जजेज होंगे जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, 4 अन्य जजेज होंगे। वो कोलिजियम अपना फैसला करेगी और वो इस कारण करेगी क्योंकि अगर सिर्फ चीफ जस्टिस को अधिकार दे दिया जाएगा तो वो हो सकता है कि साहब एक आदमी निरंकुश हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 4 लोग और बताएंगे तो उसमें गुण दोष को देखा जा सकता है, उसकी पूर्ण विवेचना हो सके, इसलिए कोलिजियम सिस्टम रखा गया है। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जो कानून की स्थितियां हैं वो एकदम यही हैं। और अगर आपको लगता है तो जुडिशियल जो कमीशन की नियुक्ति की बात कही गई थी कि साहब एक नियुक्त की जाए, वो स्वयं न्यायपालिका का रिकमेंडेशन है कि जुडिशियल कमीशन की नियुक्ति की जाए। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में भी कहा गया था, ये कहा गया था। अगर लगता है कि न्यायपालिका में किसी सुधार की जरूरत है, अपॉइंटमेंट में किसी की है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया जिसको करना है वो लेजिस्लेचर है, अपना संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। संविधान के अगर कोई बेसिक जो फीचर्स हैं उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष प्रावधान है। और अगर जनता मैंडेट इसका भी दे तो हो सकता है, क्या आप चाहो सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करो, क्या दिक्कत है साहब, आपका देश है, ये करिए। लेकिन एज ए जुडिशियल पर्सन मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर होगी। और मैं भी इस बात से पूर्णतया, मुझे पढ़ के लग रहा है, मैं बहुत जानता नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये लग रहा कि वरिष्ठता को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर ऐसा कोई आधार बनाने में आपके ऊपर भी उंगली उठने लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत चीज़ें छूट गई, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं इस विषय पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।